हम जब भी चाइना की तरफ देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रही है। और मजेदार चीज तब हमें सबसे ज्यादा दुख होता है जब हमें पता चलता है कि चाइना और हमने साथ में शुरुआत की थी। जहां हमने अंग्रेजों से 1947 में आजादी हासिल की थी, उससे ठीक 2 साल बाद माओ द्वारा चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति की गई थी। और सिमिलर बात उस टाइम के भारतीय लोगों की आय और चाइनीज लोगों की आय में काफी ज्यादा समानता थी। जहां एक भारतीय एवरेज फैमिली की सालाना इनकम 40 से $50 थी, वही चाइनीज फैमिली की इनकम भी उतनी ही थी। और दोनों ही देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आधारित देश थे, यानी कई मायनों में चाइना और भारत में समानता थी। फिर सवाल आता है कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि आज दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति है। और सैन्य शक्ति से मुझे याद आया, आज अमेरिका के पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है और चाइना के पास 6th जनरेशन फाइटर प्लेन उसने बना लिए है। इससे पता चलता है कि चाइना रिसर्च और टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया से कई ज्यादा आगे है। बाकी क्षेत्रों में भी चाइना उतनी ही तेजी से ग्रो कर रहा है। चाइना को आज मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। आज चाइना में इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने का इतना बड़ा मार्केट है कि दुनिया की आधी चीजें चाइना बनाता है, जिसमें बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती है जो कि छोटी बड़ी सारी चीजें चाइना बना लेता है। उसके बाद गेम्स, प्लास्टिक मटेरियल, मोबाइल, ईवी कार्स, ईवी मोटरसाइकिल, यानी सारी चीजें चाइना अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर लेता है। और वो भी दुनिया में सबसे सस्ती, यानी दुनिया में किसी भी देश की तुलना में चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाली चीज सबसे ज्यादा सस्ती बनती है, क्योंकि वह लेबर बहुत है, स्किलफुल है और सस्ता है। और इसी कारण से दुनिया भर की छोटी मोटी सारी कंपनियां चाइना में जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है। साधारण बात की जाए तो हमारे देश की भी कई सारी कंपनियां ऐसी है जो चाइना से माल बनाकर अपने देश में बेचती है। जैसे उदाहरण लिया जाए बोट कंपनी, जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में बहुत लंबे समय तक था, अभी वो इंडिया में आ चुका है, लेकिन वो चाइना से माल बनाकर यहाँ बेचती थी। वैसी दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना में माल अपना मैन्युफैक्चर करती है और दुनिया भर में बेचती है। तो फिर सवाल आता है कि हमारी भी लोक संख्या चाइना के समान है। हमारे यहाँ पर भी चाइना के समान बहुत तगड़ी मात्रा में लेबर उपलब्ध है। जहाँ चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और हम एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद हम इतनी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? और चाइना की आज जो तरक्की हो रही है, ये तो हमें पता है कि एकदम से तो नहीं हुई है। तो इसके पीछे ऐसे पास्ट में क्या क्या चीजें चाइना में हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप आज चाइना तरक्की कर रहा है, तो उसे भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने। 1949 में माओ जेडुंग द्वारा चाइना में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की गई। माओ जैसे ही सत्ता में आए तो उसने प्राइवेट ओनरशिप वाले जितने भी छोटे मोटे बिजनेस थे, यहाँ तक कि जमींदारी भी खत्म कर दी। यानी प्राइवेटीकरण को खत्म करके सारी जमीन और सारे बिजनेसों पर सरकार का सीधा नियंत्रण बना लिया। फिर माओ के नेतृत्व में लैंड रिफॉर्म कानून लाया गया, जिसके तहत गरीब किसानों को जमीनें दी गई और साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में सामूहिक खेती की गई। शुरुआत में यह सामूहिक खेती का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला, लेकिन समय के साथ सरकारी नीतियों का सही तरीके से लागू न करने के चलते 1959 से लेकर 1961 के बीच में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें चाइना में 4 से 5 करोड़ लोग मर गए। इस घटना से माओ को यह पता चल गया कि भाई चाइना में सामूहिक खेती का प्रोग्राम नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस नाकामी को छुपाने के लिए और साथ में अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को दबाने के लिए माओ ने कई सारे लोगों को मार दिया और साथ में यूनाइट बनने के लिए इंडिया पर हमला भी कर दिया। 1962 के चाइना और भारत युद्ध का कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि माओ अपनी नाकामी छुपाने के लिए चाइनीज पब्लिक को राष्ट्रवाद के थ्रू एकत्र करना चाहता था। 62 की युद्ध की जीतने के बाद भी चाइना में कुछ चीजें बदली नहीं और 1976 तक चाइना के हालात बुरे ही रहे। जब तक माओ जिंदा था तब तक उसने बहुत सारी कोशिशें की चाइना को बदलने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही माओ की मृत्यु के बाद डेंग शियाओपिंग सत्ता में आया तो उसने चाइना को पूरी तरह से बदल के रख दिया। 1978 में डेंग सत्ता में आया और उसने सबसे पहले माओ की कम्युनिस्ट बंदिश वाली अर्थव्यवस्था को ओपन करते हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत कर दी। देश भर में कई जगहों पर बड़ी बड़ी जगह आवंटित की गई और वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। इस जोन में एक कंपनी को स्थापित करने के लिए सारी चीजों को उपलब्ध कराया गया। बिजली, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड, यानी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल कर दी गई। और फिर बाहरी कंपनियों को सरकारी नीतियों में छूट और टैक्स में भी भारी मात्रा में छूट देकर अपने यहाँ बुलाया गया। इस इकोनॉमिक जोन में सबसे पहले स्थापित होने वाली विदेशी कंपनी थी कोका कोला, जो 1979 में चाइना में शुरू हुई थी। इसकी देखा देख जर्मनी की कार कंपनी वॉक्सवैगन भी चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाती है। उसके बाद अमेरिकी टेक कंपनी IBM भी चाइना में आकर अपना कंप्यूटर और IT क्षेत्र शुरू करती है। और मजेदार चीज, ये कंपनी ऐसी नहीं आई थी कि चाइना में इकोनॉमिक जोन बना दिया गया है, सरकार की नीतियों में छूट दी गई है, इसके चलते चलो चाइना में। नहीं, चाइना में चाइनीज सरकार ने इस इकोनॉमिक जोन बनाने से पहले अपने यहाँ के लोगों को स्किलफुल वर्किंग सिखाना शुरू कर दिया था।
इसकी शुरुआत ऐसी होती कि डेंग जब सत्ता में आता है तो सुधार करना चाहता है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को। तो उसको पता चलता है कि यार इतनी बड़ी लोक संख्या को कहीं तो भी लगाना चाहिए। और उसी समय दुनिया भर में कारखानदारी का बहुत तगड़ा दौर चल रहा था और उसी का फायदा उठाना चाहा डेंग ने। फिर इकोनॉमिक जोन बनाने के साथ साथ बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप लगाए गए जहां पर चाइनीज पब्लिक को उद्योग धंधों के बारे में स्किलफुल वर्किंग सिखाई गई। और जैसे इकोनॉमिक जोन में बाहर की कंपनियां आने लग गई तो वहां पर उनको स्किलफुल वर्कर भी मिलने लग गए। और फिर ये प्रोग्राम इतना तेजी से चल पड़ा कि दुनिया की सारी कंपनियां चाइना में आना चाहती थी। और चाइना ने इस बात का पूरेपूर फायदा उठाया और चाइनीज सरकार ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई कि बाहरी कंपनियों को चाइना में कंपनी खोलने के लिए कुछ भी समय नहीं लगता था। मतलब बाहरी कंपनी को इतना ज्यादा कागज पत्री मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट्स में फंसाया नहीं गया और सीधा उनको चाइना में जगह दी गई। और डेंग का ये प्रोग्राम इतना तेजी से चल पड़ा कि दुनिया भर की कंपनियां चाइना में आना चाहती थी और चाइना का औद्योगिक विकास शुरू हो गया। फिर डेंग ने सबसे पहला काम यह किया कि वहां का वर्कर प्रोग्राम स्कूल और कॉलेजों में कंपलसरी कर दिया, जिसके तहत भविष्य में एक स्किलफुल वर्कर अपने आप तैयार होना शुरू हो गए। और चाइना का विकास तेजी से होने लगा, सबको रोजगार मिल गया और चाइना की सारी चीजें बदल गई। फिर चाइना में 2000 के दशक में ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ कि वहां पे जो विदेशी कंपनियां थी उनका जो प्रोडक्ट था उसका ही हुबहू कॉपी बनाकर चाइना बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद चाइना 2001 में विश्व व्यापारी संगठन का सदस्य बनता है और उसके बाद चाइना में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आना शुरू हो जाती है, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, होंडा और टोयोटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में आना चाहती थी। उसके बाद की कहानी क्या बताएं, आज चाइना में दुनिया की सारी चीजें चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इतनी अच्छी और सुलभ व्यवस्था चाइना बना चुका है। और आज की बात की जाए तो चाइना और अमेरिका के बीच टेक युद्ध चल रहा है और यहाँ पर अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए चाइना की कई सारी कंपनियों को अपने देश में बंद कर चुका है, मतलब उनके प्रोडक्ट को अपने देश में बेचने से बंद कर चुका है। फिर बात आती है कि हमने ऐसी तरक्की क्यों नहीं की, क्या ऐसी नीतियां लागू की जानी चाहिए थी जब हम आजाद हुए थे। तो मजेदार चीज, चाइना जैसे समाजवाद को लेकर प्रभावित थे वैसे ही हमारा देश भी था। हमने भी अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योग धंधे सरकार के हाथ में रखे। आपको पता होगा 1992 में अपनी अर्थव्यवस्था खोली गई, यानी पूरी दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोली गई, यानी प्राइवेटीकरण की शुरुआत हमारे यहाँ 1992 में हुई। ये भी एक कारण है कि दुनिया को जब लेबरों की जरूरत थी तो चाइना ने उसका फायदा उठा लिया और हमने नहीं उठाया। वही हमारे देश के कानून यानी जमीन अधिग्रहण कानून भी बहुत ज्यादा मजबूत होने के चलते भी ये सारी चीजें नहीं हो पाती। यानी बाहरी कंपनियां इंडिया में आना तो चाहती है लेकिन जमीन अधिग्रहण करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। वही हमारे यहाँ लेबरों के लिए भी कानून बनाए गए, उनकी भी यूनियंस है। मतलब कई मायनों में देखा जाए तो भारत में एक कंपनी स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। मतलब स्किलफुल लेबर से लेकर जमीन अधिग्रहण करने तक बहुत बड़े बड़े मसले को सामना करना पड़ता है एक व्यापारी को। वो और वही सबसे बड़ी चीज, हमारे देश में स्किलफुल लेबर ना होने के चलते भी बाहरी कंपनियां आकर भी यहाँ से वापस जाना चाहती है। स्किलफुल वर्कर हमारे देश में क्यों नहीं मिलते, इसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में बताओ कि आज की इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको पता थी या नहीं। कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।